आज इस छठे एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे गांधी जी किस तरह से रेल के बाद वकीलों और डॉक्टरों की आलोचना करते हैं। पाठक पूछता है कि आपने रेल की बात बताई, वह तो कुछ हद तक ठीक भी लग रही है, लेकिन ये तो आपने बहुत अजीब बात कही कि दो लोग झगड़ा करें और कोई तीसरा उसमें न्याय ना करे। न्याय करने में क्या बुराई है? गांधी जी बिल्कुल उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि वकीलों का धंधा बिल्कुल अनीति को बढ़ाने वाला है। पाठक इससे सहमत नहीं होता है। वह कहता है कि आपने भी कांग्रेस की बातचीत की, उसकी प्रशंसा की, उसमें तो ज़्यादातर वकीलों ने ही काम किया। आप मनमोहन घोष को देखिए, उन्होंने कितने लोगों को न्याय दिलाया। गांधी जी कहते हैं कि मनमोहन घोष की मैं भी इज्जत करता हूँ। मनमोहन घोष बंगाल के एक प्रसिद्ध वकील थे जो माने जाते थे गरीबों को न्याय दिलाने के कारण। कहते हैं उनकी मैं भी इज्जत करता हूँ, और वकील भी मनुष्य ही होते हैं, इसलिए मनुष्यों में कुछ तो अच्छी बात है, इस नाते कुछ तो अच्छे वकील हैं भी। लेकिन उनके धंधे पे बात कर रहा हूँ मैं। उनका धंधा अच्छाई सिखाने वाला धंधा नहीं है। लोग वकील इसलिए नहीं बनते कि लोगों का भला करेंगे, बल्कि वकील इसलिए बनते हैं कि उससे किस तरीके से और झगड़े को बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि कई राजे रजवाड़े वकीलों के चक्कर में ही बर्बाद हुए। कई ज़मींदार भिखारी हो गए क्योंकि वह वकीलों के चंगुल में फंस गए। वकील जो होते हैं वह ऐसी ऐसी बातें खोज कर निकालते हैं जो मुवक्किल के दिमाग में भी नहीं आ सकती है। उनके मुख्तार भी इसी तरह से लोगों को फंसते रहते हैं, और झगड़ा कैसे बढ़े इसमें उनका ज़्यादा यकीन रहता है, और वो तमाम तरह के दांव पेच लगा करके इस तरह से झगड़े बढ़ाने की बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि गांधी जी जब 1916 में भारत आए थे और चंपारण के सत्याग्रह कर रहे थे, उस समय का प्रसंग जब उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो राजेंद्र प्रसाद थे या ब्रजकिशोर बाबू थे और तमाम रामनवमी बाबू थे, इस तरह के तमाम वकील जो थे, वह एक ओपिनियन देने का उस समय किसानों से लगभग 10,000 रुपये चार्ज कर रहे थे। 1916 में यह स्थिति थी कि जब इस तरह के वकील किसानों को सिर्फ सलाह देने के नाम पर 10,000 रुपये, मतलब आज के आंकड़े में तो वह अविश्वसनीय रकम जैसी लगती है, वह चार्ज कर रहे थे। ये आत्मकथा में उन्होंने दर्ज किया। तो उन्होंने कहा कि समूचे देश में वकीलों का जो यह धंधा चल रहा है, और इससे अंग्रेजी साम्राज्य को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंच रहा है। ये जो अदालतें हैं, ये जो जज हैं और ये जो वकील हैं, ये सब भारतीय उसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए भारतीयों को उसमें फंसना पड़ रहा है। कह रहे हैं यदि जज केवल अंग्रेज होते, वकील भी केवल अंग्रेज होते, तो सिर्फ अंग्रेज़ों का ही मुकदमा उसमें सुना जाता, क्योंकि भारतीयों को तो उस मुकदमे से मतलब ही नहीं होता। लेकिन ये भारतीय जज हैं और भारतीय वकील हैं जो भारतीय वकीलों को उसमें फंसा कर ले जाते हैं और इस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करते हैं। गांधी जी बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वकीलों इस पूरे धंधे को किसी भी तरीके से सभ्यता के हित में या मनुष्यता के हित में मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। और यह लगभग आमतौर पर यह माना जाता है कि इस पूरी किताब में गांधी जी ने सिर्फ पार्लियामेंट को वेश्या कहा था, लेकिन बहुत स्लाइटली उन्होंने इस पेशे को भी उसी धंधे से जोड़ करके देखा, और एक वाक्य उसमें भी कहते हैं कि यह उससे भी नीच किस्म का पेशा है, वकालत का जो पेशा है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना एक आडंबर बना रखा है वकीलों ने कि जैसे वो आसमान से उतरे हुए देवदूत हैं, और जिस तरह से वो मुवक्किल के सामने पेश होते हैं कि पता नहीं वो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं और कितना बड़ा सुकून वह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, जबकि हकीकत में वो बिल्कुल उल्टा कर रहे होते हैं, और उससे जनता को और पूरे देश को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। वो कहते हैं सिर्फ वकालत की ही बात नहीं, मैं जजों को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, और वकील और जज दोनों मौसेरे भाई हैं, और जिस तरीके की व्यवस्था उन्होंने पूरे देश में फैला रखी है वह अनीति को बढ़ाने वाला है। पाठक कहता है कि चलिए ठीक है, वकीलों की बात से भी थोड़ा बहुत सहमत हुआ जा सकता है। आमतौर पर देखने में तो यही आता है कि वकील जो है वह अपने लाभ के लिए ही इस धंधे में आते हैं, लेकिन आपने इसके साथ साथ डॉक्टरों को जो जोड़ा वह किस तरह से? गांधी जी कहते हैं देखिए, यदि आप सभ्यता के मोह में फंसे हैं तो आपको डॉक्टर बहुत सभ्य दिखाई देंगे, और डॉक्टरों के बारे में आपका यह मानना होगा
कि डॉक्टर जो हैं वह शरीर को ठीक करते हैं, मनुष्य को चंगा करते हैं, लेकिन वो यहाँ रेफरेंस भी देते हैं और आत्मकथा में भी यह बात है कि गांधी जी स्वयं डॉक्टर ही बनना चाहते थे। गांधी जी वकालत पढ़ने का जब निर्णय लिए थे, वकालत का पढ़ने का निर्णय दरअसल उनके परिवार वालों ने लिया था। गांधी जी का व्यक्तिगत निर्णय डॉक्टर बनने का ही था। वो चाहते थे कि डॉक्टर बन कर के वो मानवता की सेवा करें, लेकिन कहते हैं कि यह मैंने भी यही सोचा था कि डॉक्टर बन कर के मैं लोगों की सेवा करूंगा, लेकिन जब डॉक्टरों की वास्तविक स्थिति हमने देखी तो मेरा यह भ्रम जाता रहा। कहते हैं कि डॉक्टर दरअसल करता क्या है, वह आपके शरीर को आराम देने के अलावा दूसरा कोई रोग का निदान नहीं करता, वह रोग की पहचान भी नहीं करता। जैसे आपको अधिक खाने से अजीर्ण हुआ तो वह यह नहीं पूछेगा कि आपने अधिक क्यों खाया, वह सिर्फ एक दवा देगा आपको, और इस तरीके से आपके शरीर को और रोगी बनाने की तरफ बढ़ेगा। आपका वह पूरा विश्वास बनेगा कि कुछ भी होगा तो डॉक्टर है, डॉक्टर उसको ठीक कर लेगा। और हम लगातार अपनी प्रकृति से, अपने आदतों से इस तरह से निर्भर होते जाएंगे, हमारा शरीर इस तरह से दवाओं पर निर्भर होता चला जाएगा कि हम मानसिक रूप से उसके गुलाम बनते चले जाएंगे, उस व्यवस्था के, उस डॉक्टर। क्योंकि हम जानेंगे दरअसल रोग होते क्यों। डॉक्टर गांधी जी कहते हैं कि इस बात की पहचान करनी चाहिए कि हम रोगी क्यों होते हैं। ज़रूर हमारे किसी आचरण में, किसी खान पान में, किसी व्यवहार में कोई गड़बड़ी है, लेकिन जब डॉक्टरों पर हम यकीन करते हैं तो इस तथ्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, बल्कि हम उस पर यकीन करते हैं कि चलो कुछ भी होगा तो डॉक्टर तो है, ये देख लेगा, उसको बचा लेगा। और इस तरीके से हम लगातार गलत रास्ते पर शरीर को लेके चले जाते हैं और हम किसी काम के नहीं बचते, मतलब हमारा शरीर किसी लोक सेवा के योग्य नहीं रह जाता है। वो एक ऐतिहासिक रूप से भी एक उदाहरण देते हैं कि दरअसल यदि आप इतिहास को देखें तो जहांगीर को भरवाने वाला कौन था? वह सर थॉमस रो ही था, जो जहांगीर के दरबार में डॉक्टर था, डॉक्टर बन कर के आया था और उसने जहांगीर को कुछ दवा दी थी, उसके किसी परिवार के सदस्य का इलाज किया था, संभवतः बेटी का, और उससे फिर उसने अंग्रेजी राज्य को यहाँ शासन करने के लिए पट्टे या कंपनी को व्यापार करने के लिए अनुमति ली थी। तो गांधी जी यह उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दरअसल जहांगीर को भरमाने वाला भी एक डॉक्टर ही था। और पूरी सभ्यता को यदि आप देखें कि हिंदुस्तान में जो इस किस्म की नकली किस्म की जो सभ्यता चल रही है, उसमें यह डॉक्टरों का बड़ा योगदान। वो कहते हैं कि दरअसल यह बात मैं सिर्फ अकेले नहीं कह रहा हूँ, पश्चिम के भी कई विचारक, उसमें एक किताब का मैं जिक्र करना चाहूँगा। गांधी जी इस किताब को लेकर के भी परिचित थे और उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। वह किताब है न्यू क्रूसेड, ब्लॉन्ट की किताब है। उस न्यू क्रूसेड में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से एक जहर का वृक्ष पैदा हो रहा है और इसके तने के रूप में यही रेल है, वकील है, डॉक्टर है, और इस तरह का एक जहर का वृक्ष बन रहा है। और एक कुल्हाड़ी जो धर्म नीति की कुल्हाड़ी है, उसमें वह चलाया जा रहा है। ये न्यू क्रूसेड जो है सभ्यता के जो इस तरह से जो चीज़ें चल रही है, जो डॉक्टरों ने नीति फैला रखी है, वकीलों ने फैला रखी है, उसके खिलाफ अब एक न्यू क्रूसेड की ज़रूरत है। ब्लॉन्ट ने इस बात की ओर इशारा किया था। गांधी जी कहते हैं कि यह लगभग तमाम सोचने समझने वाले लोग इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि यह जो सभ्यता हमने बनाई है, जिसमें शरीर को अकारण किसी एक अन्य रास्ते पर जाने के लिए हमने छोड़ दिया है, और वास्तविक तौर पर कहते हैं कि आप चाहे जितनी दलीलें दे लीजिए, लेकिन जिस तरह की अंग्रेजी दवाएं बन रही हैं उसमें धर्म अधर्म का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है। उन दवाओं के निर्माण के लिए जितने जीवों पर लगातार प्रयोग होते हैं, और यह कोई छुपी हुई बात नहीं है, मेडिकल साइंस तमाम इस चीज़ आज जानने वाले तमाम लोग जानते हैं कि दवाओं के बनने के नाम पर तमाम तरह से गिनी पिग होते हैं और कई तरह के प्रयोग होते हैं, उसमें जानवरों पर प्रयोग। गांधी जी के पूरे संदर्भ में जब हम देखें तो उनका पूरा दर्शन प्रकृति मनुष्य सबके प्रति एक अहिंसात्मक दर्शन था, और सिर्फ मनुष्य को बचाने के लिए किसी जीव की हत्या की जाए या जीवों पर प्रयोग करके मनुष्यों को बचाने के लिए कोई कोशिश की जाए, इसके पक्षधर वो नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए वो इसकी आलोचना करते हैं कि वो दवाइयाँ जो निर्मित होती हैं उसमें कई जीवों पर इस तरह के प्रयोग होते हैं। और फिर मानते हैं कि हमारी जो मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, वह भी भारत की ऐसी अनुकूल नहीं है कि वह उसमें हम अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग कर सकें, क्योंकि जो भी दवाइयाँ उसमें बन रही हैं वह हमारे धर्म में क्या वर्जित है, नहीं वर्जित है, इसको ध्यान में रख करके नहीं बनाई जा रही हैं।
चर्बी का इस्तेमाल दवाइयों में आम उस समय हुआ करता था 20वीं सदी के प्रारंभ में। मतलब चर्बी में जो इस्तेमाल की जो जानवरों की चर्बी है वह कोई जानवर मुसलमानों को नहीं, उसके धर्म में वर्जित है। किसी किस्म की चर्बी हिंदुओं में वर्जित है। और चर्बी का यह पूरा मामला 1857 की क्रांति का प्रमुख हेतु था, क्योंकि यही चर्बी का मामला था जो कि हिंदुओं को भड़काने के लिए कि उसमें गाय की चर्बी है और मुसलमानों को भड़काने के लिए कि उसमें सूअर की चर्बी है, पर्याप्त मामला था। बताया कि दवाओं में भी इस किस्म का जो प्रयोग हो रहा है उससे भी किसी किस्म का कि धार्मिक जो एक गांधी जी जिस हिंदुस्तान की दशा पहले वाले भाग में कहते हैं कि हिंदुस्तान धर्म से भ्रष्ट हो रहा है, यह सिर्फ आत्मिक रूप से, मतलब जिस व्यवहारिक धर्म को भी हम मानते हैं वह भी एक अंग्रेजी दवाओं के प्रभाव में हम उसको खोते जा रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि इस पर तर्क कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दवाओं के मामले में क्या धर्म वर्म को लाना, लेकिन यदि हम वास्तविक रूप से इसको देखें तो हम एक पथभ्रष्ट नागरिक, एक गुलाम मानसिकता के नागरिक, इसमें हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं है और शरीर तमाम तरह की आदतों का शिकार होकर के डॉक्टरों के भरोसे हमारे झगड़े जो हम खुद भी सुलझा सकते थे, लेकिन खुद झगड़े सुलझा लेना जंगलीपन की निशानी मानी जा रही है। जब तक कोई न्यायालय, कोई अदालत उसको ना सुलझाया जाए तब तक हम सब भी नहीं मान रहे हैं खुद को। और जिस तरीके से हम दुष्टताएं बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हम दूसरी चीज़ें उसमें रेल पर जिस तरह से गति को महत्व दे रहे हैं और वहाँ जहाँ जाना जरूरी नहीं वहाँ भी जाने के आपाधापी में फंसे हुए हैं, ये सब जो एक सभ्यता के तीन, वो कहते हैं कि इस तरह की सभ्यता को टिकाए रखने के लिए जो ये तीन बड़े उपकरण काम कर रहे हैं हमें, और हम सभ्यता के मोह में फंसे हुए लोग इन तीनों के बिना अपनी सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि अभी भी हिंद स्वराज की आलोचना करते हुए लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल अव्यवहारिक बातें हैं। गांधी जी भी इसको समझ रहे थे कि जिस समय ये बातें कर रहे हैं रेल बिल्कुल अपने बड़े आकार में अस्तित्व में आ चुकी थी, डॉक्टरों का एक बड़ा वर्ग था और वकील तो खैर भारतीय राजनीति के प्राण ही थे। तो रेल, वकील और डॉक्टर, इन तीन चीज़ों की इतनी स्पष्ट आलोचना करना उनको उस समय भी लग रहा था। वो कहते हैं पाठक से कि आप हमारी बात सुन करके तो हमसे शायद नफरत ही करें, और आज तक भी हिंद स्वराज को पढ़ने में ये तीन तो बड़े ऑब्स्टिकल्स सामने आते हैं कि गांधी जी इस तरह से जो व्यवहारिक बात नहीं लगती है उनकी। गांधी जी स्पष्ट कहते हैं कि हमारी बातें आपको अभी नहीं समझ में आएंगी या इस तरीके से नहीं समझ में आएंगी, लेकिन यदि आप सभ्यता के इन दोषों के वास्तविक कारणों की पड़ताल करेंगे, वास्तविक तौर पर इस सभ्यता को कुछ बदलने की बात करेंगे या इसके किसी विकल्प की बात सोचेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि हम किसके मोह में फंसे हुए। इसमें मोह में फंस करके हम इन चीज़ों को नकार नहीं सकते। हमको लगेगा कि हम तो इन पर इतने आश्रित हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि गांधी जी एक नए किस्म की जो समाज रचना करना चाह रहे थे, एक नए किस्म, वो कह रहे थे कि यह समय जैसे जैसे बीतता जाएगा धीरे धीरे यह चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल, इससे निजात पाना हमको उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। यह जो मशीन है, यह जो रेल है, यह जो वकील है, यह जो डॉक्टर हैं, इस तरह के तमाम जो संस्थाएं हैं वह धीरे धीरे हमारी चेतना पर इतनी हावी हो जाएंगी कि एक दिन लगेगा कि इससे छुटकारा पाना असंभव है। यह 1900 में 20वीं सदी के प्रारंभ में यह बात कर रहे थे, आज तो यह बात और असंभव सी दिखाई देती है। लेकिन उस समय शायद गांधी जी समझ रहे थे कि पश्चिम के भी कुछ विचारक और भारतीय संदर्भों में भी यदि इन चीज़ों को उस तरीके से सोचा जाता तो शायद इसका असर कुछ और होता। लेकिन बहुत स्पष्ट, और इसमें यह देखने की बात है कि इतनी स्पष्ट तरीके से पार्लियामेंट की आलोचना करते हुए, रेल की आलोचना करते हुए, चिकित्सा व्यवस्था की आलोचना करते हुए, वकालत के पेशे, क्योंकि सब वकील जो थे वो बैरिस्टर इंग्लैंड से ही बन करके आते थे, ये सब कुछ जो एक इंग्लैंड के वर्चस्व के सबसे बड़े प्रतीक थे, जिससे कि हमें लग रहा था कि हम एक सभ्य समाज में, इंग्लैंड जो है एक सभ्य समाज है और हम पर एक सभ्य बनाने के लिए, या हम इंग्लैंड को अनुकरण करके एक सभ्य समाज की तरफ बढ़ सकते हैं। गांधी जी उन पूरे प्रतीकों पर ज़बरदस्त आक्रमण करते हैं और एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं अंग्रेज़ों की और अंग्रेज़ी साम्राज्य की और अंग्रेज़ी व्यवस्था की, जो कि बहुत लाचार, पंगु और अपाहिज किस्म की व्यवस्था है, जिससे कि उन्हीं का कुछ भला नहीं हो सकता है, वो हमारा क्या भला करेंगे। इस तरफ से यह किताब जो है एक नेटिव
जो एक स्थानीय और एक देशज मानसिकता तैयार की जा सकती है, जिसमें कि उन चीज़ों पर जो उनके गर्व करने के विषय हैं उनको बिल्कुल ध्वस्त करके, उनको बेकार साबित कर करके गांधी जी दलीलों से, तर्क से उसको बिल्कुल एक ध्वस्त करते हैं और एक नए सभ्यता की बात करते हैं। और फिर अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब वो बात करते हैं कि फिर सच्ची सभ्यता कौन सी है।